ऐसे सबसे पहले अंजलि को दिखा दे क्या लेगी वो। जी मम्मी जी। नाना जी आप कहाँ हो, मम्मी जी बुला रही हैं। रेखा 4 साड़ी रखती है और अंजलि उनमें से एक उठाकर कहती है, मम्मी वैसे तो मुझे साड़ी नहीं सूट लेने थे, लेकिन अब तुम्हारे कहने पर ले लिए। तो क्या हुआ नाना जी, आप सबसे छोटी जो हो इस घर में, इतना तो आपके लिए बनता है। रेखा और मायरा अपने अपने लिए एक एक साड़ी रख लेती है और बची हुई एक साड़ी पलक के लिए रख देते हैं। रात में जब पलक घर आती है, मायरा उसके हाथ में साड़ी रखकर कहती है, मम्मी जी साड़ी लाई थी सबके लिए, सबने अपने अपने लिए पसंद कर लिए और ये तुम्हारे लिए। ठीक है भाभी। पलक इतनी थकी हुई थी कि वो साड़ी खोलकर देखती तक नहीं और अपने कमरे में जाकर रख देती है। फ्रेश होकर पलक खाने की मेज पर आती है जहां सब पहले से बैठे थे। रेखा पलक से कहती है, पलक आके सीधा बैठ गई तुम, मायरा की मदद करो सबको खाना परोसने में। मम्मी जी मुझे बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, दोपहर में भी मैंने कुछ नहीं खाया था, मुझसे नहीं हो पाएगा। भाभी पलक की जगह मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं देवर जी आप रहने दो, मैं कर लूंगी ना खुद। बीवी की बड़ी फिक्र है, बीवी के आते ही जोरों के गुलाम बन जाते हैं आजकल के लड़के। खाना तो बहुत अच्छा बनाया मायरा तुमने। थैंक यू। खाने से याद आया मम्मी जी राशन खत्म हो गया है, मंगवाना होगा। ठीक है कल रविवार है, निखिल जाकर ले आएगा। और हाँ निखिल तूने महीने के पैसे नहीं दिए, दवाइयाँ मंगवानी है मुझे। हाँ मम्मी कल बैंक से निकलवा कर दे देता हूँ। भाभी मुझे ये गोभी की सब्जी नहीं खानी, आप मेरे लिए मटर का पराठा बना दो ना। हाँ हाँ नाना जी अभी बनाती हूँ। मायरा अंजलि के लिए तुरंत पराठे बनाकर लाती है। अब अंजलि सबसे छोटी है तो भाभीियों को इसके थोड़े नखरे उठाने तो होंगे। सब खाना खा लेते हैं। अगली सुबह निखिल पलक से कहता है, पलक बहुत दिनों से हम एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे पा रहे, आज कहीं घूमने चलते ना, फिर शाम को मूवी देखकर बाहर डिनर करके घर आ जाएंगे। हाँ ऑफिस में ना काम का बहुत लोड बढ़ गया है, एक बार तो सोच रही थी कि जॉब ही छोड़ दूं, फिर सोचती हूँ जॉब छोड़ दिया तो इतने खर्चे कैसे मैनेज होंगे। ठीक है तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं राशन और बैंक से पैसे निकाल कर ले आता हूँ। ठीक है। पलक नहा धोकर तैयार होती है। इतने में ही मायरा उससे कहती है, पलक आज का पूरा दिन का खाना तुम्हें ही बनाना होगा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हारे ऑफिस के चक्कर में इतने दिनों से मैं अपने मायके भी नहीं गई, तो आज मैं जा रही हूँ। मायरा अंकुश के साथ अपने मायके चली जाती है और पलक अपने कपड़े बदलकर रसोई में लग जाती है। अंजलि जो कि पलक से बड़ी है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह अपने काम सबसे करवाती है। अंजलि पलक से कहती है, भाभी मेरे लिए अच्छी सी कड़क अदरक वाली चाय बना दो ना, चाय के साथ बिस्कुट भी देना मुझे। निखिल खुश होकर घर आता है और देखता है कि पलक रसोई में लगी है। उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। पलक नाश्ता बनाकर सबको परोसती है और पलक को ताने देते हुए रेखा कहती है, मुझे तो लगा कि तुम खाना बनाना भूल गई होगी। खाना बहुत अच्छा बना है पलक। भाभी आज मुझे अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाना है, मुझे आपकी साड़ी चाहिए। जी दीदी। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है अंजलि, तू इस घर में सबसे छोटी है, कोई तुझे किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकता। पलक का मन छोटा हो जाता है। इधर नाश्ते का काम करके पलक दोपहर के खाने में लग जाती है और उधर अंजलि पलक की पूरी अलमारी उलट पुलट कर देती है और पलक की एक एक साड़ी पहनकर चूर कर देती है। ये ब्लैक साड़ी पहन लूंगी, अच्छी लग रही है। अंजलि ब्लैक साड़ी पहनकर खड़ी हो जाती है और पलक को दिखाकर कहती है, भाभी मैं ये साड़ी पहनकर जा रही हूँ आज शाम को, आपकी अलमारी थोड़ी छीट गई है, ठीक कर लेना। कोई बात नहीं दीदी, कर लूंगी मैं। निखिल को पलक के लिए बहुत बुरा लगता है और शाम को वो पलक के लिए सुंदर सी साड़ी और एक गुलाब का फूल लेकर रसोई में जाता है और अपने घुटनों पर बैठकर गुलाब का फूल और साड़ी पलक को देते हुए कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया पलक, ये एक फूल दूसरे फूल के लिए। ऐसा क्यों कह रहे हो निखिल? कोई बात नहीं, ये सब मैं अपने घर वालों के लिए ही तो कर रही हूँ। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से तो मैं प्यार करता हूँ, लाओ ये फूल तुम्हारे बालों में लगा दूं। निखिल गुलाब पलक के जूड़े में लगा देता है। पलक इतने में ही खुश हो जाती है और खुद को 10 बार निहारती है। फिर वो शाम की चाय और नाश्ता अंजलि और रेखा को देती है। पलक के बालों के फूलों को देखकर अंजलि कहती है, वाह भाभी ये फूल तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, भैया ने दिया होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बस फूल ही दिए होगी, और क्या क्या मिला है? हाँ एक साड़ी भी लाए हैं। बस पलक की इतना कहने की देरी थी और अंजलि पलक के कमरे में जाकर वो साड़ी खोलकर देख लेती है। ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए ना कि भाभी के पास। अंजलि साड़ी अच्छे से पहन लेती है और पलक को जाकर कहती है, भाभी ये फूल मुझे लगाने हैं अपने बालों में, मैं अभी बाहर जा रही हूँ। दीदी ये साड़ी आपने पहन ली? मैंने एक बार खोलकर भी नहीं देखा है। निखिल मेरे लिए इतने शौक से लाए हैं, एक बार मैं पहन लेती फिर आप ले लेना। नहीं नहीं नहीं, मैं आज ही से पहनूंगी, वो सब मैं नहीं जानती। अरे बहू पहनने देना इसे, घर में सबसे छोटी है अंजलि, इतना हक तो बनता है इसका। लेकिन मम्मी जी वो निखिल को बुरा लगेगा। ये सब ड्रामे ना रहने दे बहू, तुझे नहीं देने के बहाने चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। अंजलि ने पहन ली है, अब ये साड़ी उसी की हुई। पलक गुलाब निकालकर अंजलि को दे देती है और अंजलि कहती है,
देखा भाभी, ये मुझ पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे भी जो चीज जिसकी होती है उसके पास चली ही जाती है। पलक अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। जितना भी कर लो सबके लिए, फिर भी सबको मेरे से प्रॉब्लम ही होती है। निखिल पलक को रोते हुए देख लेता है। इधर रात को अंकुश और मायरा भी घर वापस आ जाते हैं और आते ही मायरा कहती है, पलक, पलक कहाँ हो? यही हूँ, आ रही हूँ भाभी। देखो पलक, कल दर्श के स्कूल जाना होगा, उसके स्कूल से पेरेंट कॉल आया है। ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी। मैं चली जाती, लेकिन घर का इतना काम कौन करेगा? तुम्हारा क्या है, तुम तो लैपटॉप उठाकर बस चल देती हो। धुले धुलाए कपड़े और खाना बना हुआ मिल जाता है। पलक कुछ नहीं कहती। निखिल और पलक घर में सबसे छोटे होने के बावजूद सबके लिए इतना करते हैं, फिर भी उन्हें सुनने को ही मिलता है। घर में सबके लिए इतना करते हैं, फिर भी उन्हें बिल्कुल वो मान और प्यार नहीं मिलता। अगले दिन पलक जल्दी उठकर दर्श के स्कूल चली जाती है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि दर्श की फीस बाकी है। पलक दर्श की फीस भर देती है। दर्श की फी टाइम पर नहीं आ रही है, इसी सिलसिले में मैंने आपको बुलाया है। ठीक है टीचर जी, अब से हर मंथ टाइम पर पेमेंट हो जाएगा। पलक फीस भर के अपने ऑफिस चली जाती है। अच्छा, तो इसलिए मुझे स्कूल भेजा गया, कोई बात नहीं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज निखिल ऑफिस से आते वक्त भजिया लेते आता है। भजिया देखकर अंजलि कहती है, भजिया? भाभी रहने तो, नाश्ता मत बनाओ, भैया इतने सारे अलग अलग भजिया लेकर आए हैं। निखिल ब्रेड पकोड़े निकाल कर अलग रख देता है। अंजलि अलग से रखे ब्रेड पकोड़े खा लेती है। जब निखिल फ्रेश होकर आता है तो देखता है कि ब्रेड पकोड़े तो गायब है। दीदी, ब्रेड पकोड़े कहाँ गए? वो तो मैंने खा लिए। अरे ब्रेड पकोड़े तो आपको पसंद भी नहीं है, फिर कैसे खा लिया आपने? वो मैंने पलक के लिए रखे थे। अरे खा लिए तो क्या हो गया, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, इतने तो और पड़े हैं, तू कुछ भी खा ले। मम्मी, वो मैंने पलक के लिए रखे थे, वो कुछ और खाती नहीं है ना। अरे नहीं खाएगी तेरी पलक तो क्या हो जाएगा? अंजलि की जगह इसके खुद के बच्चे होते और वो खा लेते तो क्या होता? अंजलि भी तो उसके बच्चे की तरह है ना। मम्मी, ये कौन सी बात हुई? शायद आप भूल गई हैं, अंजलि दीदी सबसे छोटी नहीं है इस घर में। मैं और पलक सबसे छोटे हैं। मैं छोटी उम्र से कमाने लगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस घर में सबसे बड़ा हूँ। मेरी तरह पलक भी अपनी जिम्मेदारी एक बड़े की तरह निभा रही है। मैंने अपनी खुशियां भूलकर इस घर के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि मैं पलक को भी वक्त नहीं दे पाता। अच्छा, मायरा जो बेचारी जब देखो घर के काम करती रहती है, पलक को क्या करना पड़ता है? वो तो बस सुबह पहले उठकर अपना लैपटॉप और पर्स लेकर ऑफिस चली जाती है। नाश्ता बना बनाया उसे मिल जाता है, रात में आती है तो बिना कुछ किए खाना मिल जाता है। महारानी की तरह खाती है और मायरा सबको खिला कर खाती है। तुझे बस पलक का ही नजर आता है। मम्मी, पलक कोई खुशी से जॉब नहीं करती है, वो जॉब इसलिए करती है कि घर के खर्चे में मदद कर सके। दर्श की फीस से लेकर उसके सारे खर्चे पलक ही उठाती है। भाभी के मेकअप के खर्चे पलक उठाती है। घर के काम में क्या खाना ही बनाती है ना भाभी, बाकी सब कुछ काम वाली करती है, जिसकी पगार भी पलक ही देती है। घर का आधे से ज्यादा खर्च मैं और पलक ही उठाते हैं। उसके बाद भी मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन आप हर चीज में पलक को सुनाती रहती है। अंजलि दीदी को सबसे छोटा बताकर उसकी हर जिद पूरी करती है। कभी पलक के लिए आप ऐसा सोचती हो? सोचती तो मुझे अच्छा लगता। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण अंजलि दीदी का तलाक हो गया। ये सुनकर रेखा को धक्का लग जाता है और वो बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगती है। ये कहानी है अनिल और कुसुम की, जो अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत खुश थे। अनिल और कुसुम की शादी को 3 साल हो चुके थे और अब वो दोनों अपनी खुद की एक छोटी सी फैमिली बनाने की तैयारी में लगे थे। अनिल, अब हमें भी अपनी फैमिली बना लेनी चाहिए। अब समय आ गया है कि हम अपने बच्चे को भी इस दुनिया में लाएं और माँ जी को उनकी गोद में उनकी पोता पोती दे दे। वैसे भी अब तो सब मुझे पूछते रहते हैं। अरे मैं काम मना कर रहा हूँ, वैसे भी अब मैं बाप बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कुसुम की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद उसकी सास नीता को पता चलता है कि उसकी बहू प्रेग्नेंट है। अब क्या था, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर नीता फूली नहीं समाती। ये खुशखबरी वो सभी को सुनाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, आज तो तूने मुझे दुनिया की सारी खुशियां दे दी, जिसका इंतजार मैं पिछले 3 साल से कर रही थी। बहुत जल्द हमारे घर भी नन्हा मेहमान आएगा। आप सही कह रही हो माँ जी, इसलिए अब आप अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपकी पोता पोती आपको परेशान करने वाले हैं। बहू, मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस दुनिया में मेरे पोता पोती आए और मुझे बहुत परेशान करे। सच कहूँ तो मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। भगवान जल्दी से वो दिन आए जब मेरी गोद में मेरे पोता पोती हो। इस तरह से नीता कुसुम का बहुत ख्याल रखती है और देखते ही देखते नीता को 8वां महीना लग जाता है। ऐसे ही एक रात अनिल ऑफिस से थका हारा घर आता है और तभी कुसुम को एहसास होता है जैसे उसके पेट में बच्चा हलचल कर रहा है। अनिल जी, जल्दी आइए, देखिए तो हमारा बच्चा लात मार रहा है। अनिल जी, ये जिस तरह से लात मार रहा है ना, मुझे लग रहा है कि हमें लड़का ही होगा। नहीं कुसुम, देख लेना, हमें पहली लड़की ही होगी।
मुझे तो मेरे घर के लिए लक्ष्मी ही चाहिए। अनिल जी, मैं कह रही हूँ ना, लड़का होगा। इस तरह से अनिल और कुसुम के बीच में एक प्यारी सी नोकझोंक हो जाती है और अनिल की सारी थकान खत्म हो जाती है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द डिलीवरी का समय आ जाता है। अनिल जी, मुझे लग रहा है बच्चे का आने का समय हो गया है। पर देखिए तो, आज मैं कितनी गंदी लग रही हूँ, मैंने मेकअप भी नहीं किया। ऐसे में मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में कैसे लाऊंगी? कुसुम, तुम इस समय सिर्फ अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखो। बच्चा जब इस दुनिया में आ जाएगा तब तुम मेकअप कर लेना बस। अब अनिल अपनी माँ के साथ कुसुम को हॉस्पिटल ले जाता है और अपने बच्चे के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद डॉक्टर 2 बच्चों के साथ बाहर आते हैं और अनिल को बधाई देते हुए कहते हैं, मुबारक हो अनिल जी, आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या? मेरे बहू को जुड़वा बच्चे हुए हैं? हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर, मेरी बहू ठीक है ना? मैं अपनी बहू से मिल सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, वैसे भी जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। जहाँ नीता जुड़वा बच्चों की खबर सुनकर खुश थी, वहीं जब अनिल को पता चलता है कि उसे जुड़वा बच्चे हुए हैं तो वो सोच में पड़ जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुसुम अपने दोनों बच्चों के साथ घर आती है। जुड़वा बच्चे होने की वजह से खर्च भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे अनिल एफोर्ड नहीं कर पाता और यही वजह होती है कि अक्सर कुसुम और अनिल के बीच में छोटे मोटे झगड़े होने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन, अनिल, मुझे कुछ पैसे चाहिए, बच्चों के डायपर और मिल्क पाउडर खत्म हो चुका है। कुसुम, तुम ऐसा क्या कर रही हो जो हर तीसरे चौथे दिन तुम्हें बच्चों के लिए डायपर और दूध का डब्बा चाहिए होता है? अरे तुम बच्चों को अपना दूध भी तो पिला सकती हो ना। आखिर मैं अकेले 2 बच्चों का, तुम्हारा, माँ का और इस घर का खर्चा कैसे उठाऊंगा? अनिल जी भूलिए मत, हमारे जुड़वा बच्चे हैं और आप जो सामान लाते हैं वो एक बच्चे के लिए लाते हैं। मुझे उन्हीं में से दोनों बच्चों का पूरा करना होता है। और रही मेरे दूध की बात, तो आप जानते हैं कि मुझे इतना दूध नहीं हो रहा कि मैं अपने दोनों बच्चों को पिला सकूं। तो फिर कुसुम, थोड़ा एडजस्टमेंट करना सीख लो। घर में जो दूध आता है बच्चों को वही दूध पिला दो। आपको अपने बच्चों से प्यार नहीं होगा अनिल जी, पर मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है, इसलिए अब मैं अपने बच्चों की परवरिश खुद करूंगा। इस तरह से एक बार फिर खर्चों को लेकर अनिल और कुसुम के बीच में लड़ाई होने लगती है। अपने बहू बेटे के बीच की लड़ाई देखकर नीता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, अनिल जी, यहाँ बच्चे रो रहे हैं और आप आराम से लैपटॉप चला रहे हैं। कुसुम, मेरे पास तुम्हारी तरह से बच्चों को गोद में लेकर घूमने का काम नहीं होता, और भी बहुत काम होते हैं मेरे पास। हाँ, वो तो देख ही रहा है कितना काम करते हो। अरे क्या फायदा इतना काम करने का जब आप अपने बच्चों का खर्चा भी नहीं उठा सकते। तो तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों की परवरिश के लिए सही से खर्चा नहीं दे रहा? कुसुम, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं एक साथ 2 बच्चों की जिम्मेदारियां उठाने के काबिल नहीं हुआ हूं। मुझे एक बच्चा चाहिए था, ना कि 2। अनिल जी, जैसे आप एक बच्चा चाहते थे वैसे मैं भी तो एक ही बच्चा चाहती थी ना। एक बार फिर अनिल और कुसुम के बीच में अपने जुड़वा बच्चे और उनकी खर्ची को लेकर लड़ाई हो जाती है। अनिल जी, आप हर समय मुझसे बच्चों के लिए और खर्चों के लिए इस तरह से लड़ते हो जैसे कि सारी गलती मेरी ही है। जिस तरह से आप नहीं चाहते थे कि हमारे जुड़वा बच्चे हो, उसी तरह से मैं भी नहीं चाहती थी। कुसुम, तुम्हारे लिए ये सब कुछ कहना बहुत आसान है, पर मेरे लिए वही चीज करना बहुत मुश्किल। जब तुम घर, बच्चे और ऑफिस की जिम्मेदारियां एक साथ संभालती ना, तब तुम्हें एहसास होता। अगर तुमसे हमारे बच्चों की परवरिश नहीं हो रही ना, तो ठीक है, मैं अपने मायके चली जाती हूँ, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इस तरह से कुसुम अपना सामान पैक कर लेती है और अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। अपनी बहू को मायके जाता देख नीता अपने बेटे बहू से कहती है, बच्चों के आने के बाद पति पत्नी के बीच की दूरियां खत्म होती है, पर तुम दोनों की तो बढ़ती ही जा रही है। बेटा, बच्चे भगवान का आशीर्वाद होता है। तुम्हारी हालत अब भी बहुत अच्छी है। अगर तुम दोनों साथ हो जाओ तो तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। एक बार उन लोगों को देखो जिनकी औलाद नहीं है, एक बार उनको देखो जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पर फिर भी अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। तुम दोनों थोड़ा एडजस्ट करो और खुद को मौका दो, देखो सब ठीक हो जाएगा। अब शायद ठीक कह रही है माँ जी, पर मैं अकेले 2 बच्चों को और घर की सारी जिम्मेदारियों को कैसे संभालूं? मुझे माफ करना कुसुम, मैंने हमेशा अपनी परेशानी देखी, बिना तुम्हारी परेशानी को देखे कि तुम एक साथ 2 बच्चों को और घर को कैसे संभाल रही हो। ऐसे में मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था और मैं तुमसे ही लड़ता रहा, पर मैं अब अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारियां उठाऊंगा, इसलिए अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नीता के काफी समझाने पर कुसुम और अनिल को अपनी गलती और जिम्मेदारियों का एहसास होता है, जिसके बाद वो दोनों अपने आप को एक और मौका देते हैं और अनिल दुगनी मेहनत करता है, तो वहीं कुसुम भी अपने दोनों बच्चों की देखभाल काफी अच्छे से करती है और कुछ ही समय में दोनों एक जिम्मेदार माँ बाप बन जाते हैं।